निजामों के शहर में शाह और मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। निजामों के शहर में बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। लोकल चुनाव में आज गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। उन्होंने पहले भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए और फिर चुनावी रथ पर सवार होकर सिकंदराबाद की सड़कों पर उतर गए। ओवैसी के गढ़ में अमित शाह ने कुछ इस अंदाज में भरी हुंकार। हर तरफ भगवा ही भगवा था, हर तरफ कमल ही खिल रहा था। अमित शाह का रोड शो सिकंदराबाद के सनत नगर में शुरू हुआ। अमित शाह खुले चुनावी रथ पर सवार होकर निकले। सड़कों के दोनों ओर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। सनत नगर से खैरताबाद और जुबली हिल्स होते हुए बीजेपी दफ्तर पर यह रोड शो खत्म हुआ। रोड शो से पहले अमित शाह ने बीजेपी का भाग्य बदलने के लिए भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया। शाह ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा की। आपको दिखाएं, गृह मंत्री का काफिला जो है ये यहाँ से निकल चुका है। माता भाग्य लक्ष्मी के दरवाजे पर, चौखट पर दरखास्त लेकर के आए, अपनी आस्था दिखाने आए। अमित शाह ने आशीर्वाद लिया और यहाँ से अब वो प्रस्थान कर चुके हैं। ये पूरा उनका विशाल काफिला जो है गृह मंत्री का, वो यहाँ से निकल चुका है। पुराने हैदराबाद में स्थित भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। माँ का यह मंदिर चार मीनार से सटा हुआ है। दिवाली में यहाँ खास पूजा होती है, तब माँ का खजाना खोला जाता है जो भक्तों में बढ़ता है। जो भी यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान उनको हमेशा माता जी सफल करती है। उनके सामने पहुँचा तो भगवान अपने आप मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कई सालों से, हजारों से चल रहा है। यहाँ पे प्रतिष्ठित मंदिर है। जो भी आता है, आज तक जो भी आया है, यहाँ दर्शन किया है, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। हैदराबाद में महज निकाय चुनाव ही है, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। निगाहें भले स्थानीय चुनाव पर है, लेकिन निशाना बड़ा है। बीजेपी को लगता है कि कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी कमाल कर सकती है। हैदराबाद ओवैसी का बड़ा गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने ओवैसी को उसी के गढ़ में घेरा है। आज शाह ने शह दी है, लेकिन मात किसकी होती है ये देखना अभी बाकी है। आशीष पांडे के साथ आशुतोष मिश्रा, हैदराबाद, आज तक। जबरदस्त भीड़ देखकर अमित शाह खासे उत्साहित भी नजर आए। वैसे रोड शो के बाद अमित शाह ने बकायदा आधे घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं। चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं। हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना, तुष्टीकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं। किसी का अपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे। मैं एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में 1 घंटा बाकी कह दीजिए कि हाँ, हमारा मजलिस के साथ समझौता है। क्यों हिम्मत नहीं है आपकी? इसका जवाब केसीआर और मजलिस दोनों ने होना चाहिए। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है,
वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं। हैदराबाद की लोकल इलेक्शन के रिजल्ट से कैसे बीजेपी के लिए दक्षिण भारत का द्वार खुल सकता है? क्यों भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत लगा रही है? सभी के जहन में यह सवाल है। वैसे आपको बताते चले 1984 से बीजेपी जिस रणनीति पर दक्षिण भारत में कमल खिला चुकी थी, उसी प्लान से अब चंद कदम दूर है। अगर हैदराबाद में छोटी सी जीत से बीजेपी दक्षिण भारत में बड़ा धमाका कैसे कर सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकल इलेक्शन में नेशनल पॉलिटिक्स का कॉकटेल बीजेपी के दक्षिण द्वार में एंट्री का पास है। याद करिए साल 1984 में लोकसभा का चुनाव। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सहानुभूति में कांग्रेस की लहर के सामने कोई नहीं टिक पाया। उसी लहर में बीजेपी ने भी 2 सीटें जीती थी। गुजरात के मेहसाणा में कमल खिला था और दूसरा आंध्र प्रदेश की हनाम कोंडाम सीट पर, जहां बीजेपी के चंदू पाटिया रेड्डी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता नरसिम्हा राव को हरा दिया था। आज हनाम कोंडा तेलंगाना में है और तेलंगाना से ही बीजेपी दक्षिण भारत में प्रवेश करना चाहती है। मोदी की प्रचंड लहर भी दक्षिण भारत में कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन अब मोदी ने दक्षिण को भेदने के लिए होमवर्क पूरा कर लिया है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जब यूएन गए तब वो तमिल कल्चर की बात दुनिया के मंच से कर रहे थे। तमिल कविता पढ़कर भी सुनाई। आज से 3000 वर्ष पूर्व भारत के महान कवि कणियन पुंगुन ड्रनार, उन्होंने विश्व की प्राचीनतम भाषा तमिल में कहा था, यादम उरे यावरुम केडीर, यानी हम सभी स्थानों के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं। आपको याद होगी ये तस्वीर भी, जब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत आए तो मोदी ने मुलाकात के लिए दक्षिण भारत को चुना। कई बार नरेंद्र मोदी द्रविड़ कल्चर की तारीफ कर चुके हैं, यहाँ तक कि तमिल भाषा को संस्कृत से पुराना भी बता चुके हैं। दक्षिण भारत का दिल जीतने के लिए मोदी पहले लोकल चुनाव और उसके बाद स्टेट इलेक्शन जीतना चाहते हैं। वैसे भी तमिलनाडु के 2 बड़े क्षेत्रीय क्षत्रप यानी करुणानिधि और जयललिता के जाने के बाद एक वैक्यूम है। एक वक्त में दक्षिण भारत कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन आज हाशिए पर है, तो बीजेपी के लिए एक मुफीद वक्त है अपना दायरा बढ़ाने का। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब कुछ दिन पहले चेन्नई में अमित शाह सड़क पर नजर आए थे। दक्षिण भारत में इस तरह की तस्वीर का बड़ा सियासी मतलब होता है। वैसे भी तमिलनाडु में बीजेपी का AIADMK के साथ गठबंधन है और एनडीए मिलकर असेंबली का चुनाव लड़ेगा, यानी दक्षिण में बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी। ठीक ऐसे ही केरल लेफ्ट का गढ़ है और मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन में कांग्रेस को बीजेपी सीधा चैलेंज कर रही है। यहाँ भी बीजेपी इफेक्टिव ऑपोजिशन के रोल में आ सकती है, यानी केरल में बीजेपी पैर जमा चुकी है। दक्षिण भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रीजनल पार्टियों का बोलबाला है। तेलंगाना में बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 20% वोट के साथ 4 लोकसभा सीटें जीती थी, यानी तेलंगाना में बीजेपी ने वोट बेस बना लिया है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में बीजेपी नए सिरे से ताकत झोंक रही है, यानी दक्षिण के जिस द्वार के आगे बीजेपी का बढ़ना मुश्किल था, अब उसी दक्षिण को जीतने के लिए बीजेपी का प्रयोग शुरू हुआ है। और उस प्रयोग का एक सैंपल तेलंगाना के लोकल चुनाव में पूरा देश देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हैदराबाद में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन पाने के लिए पूरा मैदान पड़ा है और इस बार उसको उम्मीद है, जिस तरह से अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए भी नजर आए कि इस बार तो मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। फिलहाल आपको बताते चले 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे तेलंगाना में। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। हैदराबाद में कमाल दिखाने के लिए बीजेपी ने वो सारे पत्ते खोल दिए जो वोट में उछाल उसको दिला सके। ओवैसी को उसके ही गढ़ में घेरने के लिए बीजेपी ने हैदराबाद का नाम बदलने का भी दांव चला है। सवाल है कि भाग्यनगर से बीजेपी का बदलेगा भाग्य।
हैदराबाद में चुनाव लोकल है, लेकिन बीजेपी ने इसे वोकल बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ बीजेपी के हर बड़े नेता इस जंग में कूद पड़े। फिर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने हैदराबाद को भाग्य नगर बनाने की हुंकार भरी तो ओवैसी ने भी ताल ठोक दी। यहाँ पर शहीद हुए उन बलिदानियों का भव्य स्मारक बना करके इस नगर को एक बार फिर से भाग्य नगर के रूप में बदल करके इसका गौरव बढ़ाने का कार्य कर सकती है। जो लोग आज भी निजामशाही के पदचिन्हों का अनुसरण करके यहाँ के नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, यहाँ के विकास को बाधित कर रहे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला करके यहाँ के आम जन की भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहे हैं। जो शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, नाम तब्दील नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर जब कोई ये कह रहा है तो इसका हमको नोट लेना है। हैदराबाद के हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार में कोई किसी से कम नहीं था। बीजेपी अध्यक्ष ने इतिहास की याद दिलाई तो जूनियर ओवैसी जुबानी आग उगलने लगे। किसी ने प्रश्न उठाया कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉरपोरेशन के चुनाव में आ रहा है। मित्रों, पार्टी को और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, पार्टी के विकासवाद के नारे के लिए जहां भी जाना पड़ेगा हम जाने के लिए तैयार हैं। और हैदराबाद की को बचाने के लिए बीजेपी की जमानत को सब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। अरे तुम नरेंद्र मोदी को बुला के कैंपेन करो, चलो पुराने शहर में देखिए क्या होगा। बुलाओ वज़ीर आज़म को, बुलाओ और कैंपेन कराओ, बताएंगे तुमको। ये क्यों बुला रहे हैं लोगों को? बुलाओ, तुम्हारा असल जो चेहरा है, बुलाओ मोदी को, बुलाकर मुकाबला कराओ, लगाओ मोदी की मीटिंग, देख लो कितनी सीट तुम जीतते यहाँ पर। निजामों के शहर में इस बार चुनावी संग्राम कुछ ज्यादा ही तेज है। कुछ तो नहीं बचा। एक तरफ से पाकिस्तान, जिन्ना, रोहिंग्या, सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ भाग्य नगर वाला प्रहार हुआ, तो दूसरी तरफ बिरयानी, शेरवानी, मस्जिद, कलमा और चाय वाले बयान से पलटवार हुआ। मैं नहीं चाहता हूं कि मासूम बच्चों की इनके मेमोरीज को खराब किया जाए, मगर बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है, घरों में तोड़ना चाहती है। अरे तुम क्या बात करोगे? तुम तो मस्जिद तोड़ने वाले, हम तो मंदिर के लिए 10 करोड़ का मुतालबा करें। अब बस वोटिंग का इंतजार है। 2 दिन बाद मतदान है और 4 दिसंबर को नतीजे आएंगे। अब देखना है कि जुबानी जंग में कौन किस पर भारी पड़ता है। 150 नगर निगम सीटों वाले चुनाव में बीजेपी का जादू चलता है या फिर ओवैसी अपना गढ़ बचा पाते हैं। टीएमसी भी एक बड़ी ताकत है जो सभी सीटों पर मुकाबले में है। आशीष पांडे के साथ आशुतोष मिश्रा, हैदराबाद आज तक। महत्वपूर्ण होगा हैदराबाद का ये चुनाव। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। दंगल में अड़ गए किसान आगे बड़ा घमासान, इसी पर करने वाले हैं बड़ी बहस। कहीं जाएगा मत, हम फौरन लौटते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।